Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss AITS Major Test 7th जो आपका 7 अप्रैल को हुआ था। फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा मैं और फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन 51 से शुरू होता है। आप बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका। In the presence of catalyst, activation energy is lowered by 2 kilocalorie at 27 degree Celsius, then rate will be। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन है, ये कैलकुलेटिव है नो डाउट। इसका कैलकुलेशन आप ऐसे करते हैं कि log K2 by K1 इज इक्वल टू EA1 माइनस EA2 डिवाइडेड बाई 2.303 RT, जहां EA1 इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है और EA2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैटलिस्ट कितने से कम कर देता है जी, 2 किलो कैलोरी से, तो ये डिफरेंस दिया हुआ है 2 किलो कैलोरी। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज 2 किलो कैलोरी, बोले तो 10 का पावर 3, और ये 2.303 R की वैल्यू भी चलिए रख लेते हैं हम लोग, R की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 2 इनटू और T की वैल्यू 300 दिया हुआ है। जब हम ये सॉल्व करते हैं तो यहां से log K2 by K1 से K2 by K1 की जो वैल्यू आती है अप्रॉक्स 28 आती है, तो ये K2 28 टाइम्स ऑफ K1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा थर्ड आंसर 51 का समझ में आता है। मतलब ये है कि आप पहले इसको सॉल्व करिए, जैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको लॉग ऑपरेशन से हटाएंगे हम, और लॉग K2 by K1 की वैल्यू जो आएगी उससे हमारा K2 by K1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 51 था। 51 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ O2 ओवर अ सैंपल ऑफ NiO इफ Kp इज दिस मच। Kp दिया हुआ है बच्चे, इस रिएक्शन का Kp दिया हुआ है और आपको पता है कि इसका Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा। इसका अगर हम Kp का एक्सप्रेशन देखें तो इसका Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का पावर 1/2 बनेगा, और ये पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बताइए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 Kp का स्क्वायर हो जाएगा। Kp का स्क्वायर बोला तो इस वैल्यू का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 10 का पावर माइनस 76, मतलब ये 4.9 इंटू 10 का पावर माइनस 7.5 10 का पावर माइनस 75 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, थर्ड आंसर। तो 59 एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, Kp के एक्सप्रेशन लिखने से आंसर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, C डायमंड, C ग्रेफाइट, डेल्टा S इज गिवन, डेल्टा S 300 केल्विन पे 10 कैलोरी है। आप ध्यान से देखिए इस चीज को, तो डेल्टा S दिया है तो आपको पता है कि यहां से डेल्टा H बराबर हो जाएगा T डेल्टा S के, और T डेल्टा S आपको मिल जाएगा कितना, 10 मल्टीप्लाइड बाई 300, 3000 बोले तो 3 किलो कैलोरी। तो C डायमंड टू C ग्रेफाइट 3 किलो कैलोरी है, तो इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करके जोड़ें तो 3 आना चाहिए, मतलब X का नेगेटिव साइन -91, इट शुड बी इक्वल टू 3। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक सेकेंड, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो C डायमंड टू C ग्रेफाइट का मतलब इस रिएक्शन को रिवर्स करना है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करके अगर हम जोड़ते हैं तो -91 और प्लस दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 3 किलो कैलोरी। तो डिफरेंस 3 किलो कैलोरी का है, तो 91 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 94। तो ये तो बिना कैलकुलेट किए ही आंसर दिख गया होगा आपको कि डिफरेंस कितने का होगा, 3 का, क्योंकि ये जो नेट रिएक्शन है वो रिएक्शन कहां से मिलेगा आपको, ये रिएक्शन C डायमंड टू C ग्रेफाइट कैसे आएगा। पहले रिएक्शन को अगर मैं इक्वेशन 1 कह दूं, इसको इक्वेशन 2 कह दूं, तो 1 - 2 विल गिव C डायमंड टू C ग्रेफाइट, और C डायमंड टू C ग्रेफाइट के लिए डेल्टा H क्या हो जाना है हमारा, T डेल्टा S 3 किलो कैलोरी। तो अब आप ये कर सकते हैं नीचे वाला कि इन दोनों से ये दो इक्वेशन को 1 - 2 करने से वो रिजल्ट आता है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। मतलब 1 - -2 करने का मतलब -91 - x की वैल्यू हमारा 3 किलो कैलोरी के बराबर हो जानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन है, फिर थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप देखिए ध्यान से, कह रहा है कि डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में सही रिलेशन का मैच करिए आप। तो आप पहला देखिए, C प्लस O2 गोज टू CO2, ये सॉलिड है, मैं हाईलाइट करता हूं, ये सॉलिड है, मतलब एक मोल गैस, इधर भी एक मोल गैस, तो डेल्टा एच डेल्टा ई बराबर होगा, मतलब पहले का आंसर तो दूसरा समझ में आता है। तो फर्स्ट का सेकंड बस एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, वो है हमारा फोर्थ। तो आंसर कर दिया जाए इसका 60 का फर्स्ट का सेकंड, तो 60 का आंसर 4 समझ में आता है। बाकी आप चेक कर लीजिए, बी है इधर 3 मोल और इधर 2 मोल है, मतलब डेल्टा एन जी जो है वो नेगेटिव है, 2 - 4, तो इसका मतलब और कितना नेगेटिव है, -2, तो आपका डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई -2RT हो जाएगा। तो ये भी सही है, बी का ये भी मैच कर रहा है, तो बाकी भी मैच कर जाएगा। सिंपल है, मैट्रिक्स मैचिंग का एक सिंपल रूल होता है बच्चे की, हम पहला चेक करते हैं, फिर आंसर देख लेते हैं, दूसरा चेक करते हैं, फिर एक बार चेक कर लेते हैं, अगर 2 मैच कर रहा है तो फिर वो आंसर है। हम लास्ट में बाद में देखेंगे तो सारा मैच कर रहा होगा। तो चूंकि एक ही से आंसर मिल गया था मुझे, ए में सब अलग अलग था, ए का 2 बस एक ही ऑप्शन में था, तो बाकी नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए ध्यान से, solubility ऑफ sparingly soluble salt decreases due to common ion effect। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि किसी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की सोल्युबिलिटी घट जाती है कॉमन आयन इफेक्ट से, राइट स्टेटमेंट। और क्वेश्चन नंबर 63 में जो रीजन है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट, तो रीजन भी करेक्ट है जी। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता। एक्सप्लेनेशन जो होता है, कॉमन आयन की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम डिप्रेस हो जाता है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो इसका आंसर हम लोगों को क्या करना चाहिए, फोर्थ। तो आंसर इसका हम लोग 63 का फोर्थ करते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 63 के बाद, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एनहाइड्रस SrCl2 द amount of water taken up is governed by Kp is 10 का पावर 12 for the following reaction। इस रिएक्शन का Kp दिया हुआ है, आप ध्यान से बोर्ड पे देखिए, तो इसका Kp एक्चुअल में क्या होने जा रहा है, 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का पावर 4, और ये पूछ रहा है मुझे वेपर प्रेशर ही तो पूछ रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पूछ रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 Kp का पावर 1/4। Kp की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 10 का पावर 12 है, तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा PH2O इज इक्वल टू 1/10 का पावर 12 का पावर 1/4, मतलब 1/10 का पावर, 10 का पावर -12 का पावर 10 का पावर क्या हो जाएगा बच्चे, -3। लेकिन हाँ, ये यूनिट एटमॉस्फेयर है और वो चाहता टॉर में है, तो टॉर में करने के लिए 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर, तो 10 का पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 760 कर देंगे हम लोग, तो 0.76 टॉर, 66 का थर्ड आंसर हमें समझ में आता है। तो 66 का थर्ड आंसर करते हैं हम लोग। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हाँ यूनिट में परेशान कर सकता था। यूनिट जरूर आपको देखना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का, पूछा आंसर देखो, इसमें गलत के होने के चांसेस खूब ज्यादा है, क्योंकि आएगा आंसर 0.001 और आपका ऑप्शन में है 0.001। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो डेटा है वो एटमॉस्फेयर के टर्म में है और आंसर टॉर के टर्म में है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, गलती का जगह है, एग्जाम में ये गलती हो सकती है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 है हमारा। 69 नंबर क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा पी दिया हुआ है बच्चे, ये जो वैल्यू है वो डेल्टा पी की है, हाँ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है। m डेल्टा v इज गिवन एज 10 का पावर -18 और डेल्टा v पूछ रहा है, तो डेल्टा v 10 का पावर -18 और डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10 का पावर -28 ग्राम हो जाएगा। -28 10 का पावर ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो गया 9, तो इसको 10 इंटू 10 का पावर 9 लिख सकते हैं, लगभग 1 इंटू 10 का पावर 9। तो आंसर समझ में आता है अप्रॉक्स थर्ड आंसर 69 का। तो ये भी एक सिंपल सा कैलकुलेशन था। हाँ ऑब्वियसली 1 नहीं आंसर होगा, क्योंकि 10/9 है, 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.1 कह सकते थे, लेकिन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्ट करना था, हमने थर्ड आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
कह रहा है 10 मोल ऑफ एन गैस confined to a volume of 10 liter is released into atmosphere at 300 Kelvin where the pressure is 1 bar, the magnitude of work done by the gas is. तो वर्क पूछा है तो सबसे पहला काम तो हमको P निकालना होगा, मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है और टेम्परेचर दिया हुआ है। PV इज इक्वल टू nRT अगर हम लगाएं तो P यहां से हमारा आ जाएगा nRT बाई V। तो वैल्यू पुट करते हैं, मोल 10 दिया है, R की वैल्यू 0.083 दिया है, टेम्परेचर की वैल्यू हमारा दिया है 300 केल्विन और वॉल्यूम दिया है 10 लीटर। तो यहां से सॉल्व करते हैं तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाता है प्रेशर आता है 24.9 बार। अब हम लोग को P डेल्टा V निकालना है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब ये P तो हमको पता है कितना भाई, 1 बार प्रेशर दिया है और वॉल्यूम चेंज के लिए ये इनिशियल वॉल्यूम है 10 लीटर, फाइनल वॉल्यूम निकालना होगा। तो हम P1 V1 इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, P2 V2। P1 कितना है 24.9, तब जब वॉल्यूम 10 लीटर था। P2 1 बार है और वॉल्यूम हमारा तब V2 निकाल लेना है। तो V2 हमारा आ जाएगा 249 लीटर। तो P डेल्टा V विल बी प्रेशर 1 और 249 माइनस 10, तो ये हमारा 239, ये आंसर हमारा 239 लीटर बार आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। इज राइट स्टेटमेंट। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो पहला तो सही लग रहा है। और दूसरा कह रहा है रेट कैन नॉट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रेट तो डिक्रीज कर सकता है, अगर नेगेटिव ऑर्डर हो सकता है मतलब रेट घट सकता है। तो इसका मतलब पहला सही और दूसरा गलत। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 75 का आंसर हम लोगों को करना चाहिए 1। 75 में आप आंसर देखिए, 75 के लिए आपको असर्शन कह रहा है कि ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है। तो हाँ ये सही है, ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल कुछ भी होता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट साथ में कह रहा है रीजन की रेट जो है वो किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बढ़ने से घट नहीं सकता, घट सकता है अगर ऑर्डर नेगेटिव हुआ तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर फर्स्ट मुझे लगता है आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है P4 + 6H2 goes to 4PH3। डेल्टा Ng की वैल्यू अगर आप देखें तो 4 - 6 - 2 है। तो समझ में आता है Kp इज इक्वल टू, हमें पता है कि Kp जो होता है बच्चे वो Kc RT का पावर डेल्टा Ng होता है और डेल्टा Ng -2 है। तो आंसर इसका 4 समझ में आना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपने किया होगा। फिर कह रहा है फॉर द रिएक्शन H2 + I2 goes to 2HI स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। आपको पता है ये जो डेल्टा G नॉट होता है बच्चे इक्विलिब्रियम पे, ये -2.303 RT log K होता है, K इक्विलिब्रियम। और अगर ये मोर देन 1 है तो डेल्टा G हमारा नेगेटिव आना है, और अगर ये लेस देन 1 हो जाएगा K की वैल्यू तो डेल्टा G नॉट पॉजिटिव हो जाएगा। आपको चाहिए डेल्टा G पॉजिटिव, तो इसका मतलब K की वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए, कम। तो 81 का आंसर हम लोगों को क्या कर देना है, 4th कर देना है पॉजिटिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव करिए। 81 के बाद है बच्चे 84th नंबर क्वेश्चन। 84th कह रहा है, a certain substance A tetramerize in water to extent of 80%. A solution of 2.5 gram A in 100 gram lowers the freezing point by this much molar mass. Solution चैप्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन है। आपके पास फॉर्मूला है कि जो डेल्टा TF होता है बच्चे वो बराबर होता है I × KF × M, और इसका I अगर हम पता करें तो टेट्रामराइज होना मतलब I जो होता है 1 - n - 1 अल्फा बाई n होता है, जहां n डाइमर के लिए 2, ट्राइमर के लिए 3, ऐसी बात। तो ये टेट्रामर कह रहा है मतलब 1 - 4 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 80% 0.8 और डिवाइडेड बाई ये 4 है। तो ये 1 - 2.4/4 है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना
0.4, तो I हमारा आ गया 0.4, तो इधर रख देते हैं 0.4। KF की वैल्यू वाटर की एक गड़बड़ है, 1.86 दिया रहना चाहिए। वैसे आपको याद रहना चाहिए सॉल्यूशन चैप्टर में वाटर और बेंजीन का KB और KF तो मेमोरी में रखो, काम ही आना है। और हमारे सिलेबस में अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करता है तो बेंजीन, अगर पोलर सॉल्वेंट यूज करता है तो वाटर यूज करेगा। इन दोनों का पक्का आपको याद रहना चाहिए। तो 1.86 सॉल्यूट डाला है जी कितना, 2.5 ग्राम। कितने में ऐड किया है ये, 100 ग्राम वाटर में। मोलर मास का पता नहीं उस सॉल्यूट का, और इनटू 1000 जब हम ये सॉल्व करते हैं, और ये 0.3 से हुआ है तो हम सॉल्व करते हैं तो MB हमारा 62 आ जाता है। तो 84 का आप आंसर फोर्थ कर सकते हैं। कैलकुलेशन है लेकिन हाँ सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कर सकते थे। तो 84 का आंसर क्या हो जाना है बच्चे हमारा, फोर्थ। आप करके चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आपने ये किया होगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पे। 87 है Br2 CO3 नेगेटिव, Br नेगेटिव BrO3। ब्रोमीन क्या हुआ है इसमें, ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है, टाइप की बात। तो आप कह रहे हैं कि इस ब्रोमीन में ये 0 के स्टेट में है, और ये ब्रोमीन -1 और +5 में जा रहा है, मतलब ब्रोमीन ऑक्सीडाइज भी हुआ है, रिड्यूस भी हुआ है, और बाकी कोई पार्टिसिपेटिंग नहीं है। तो ब्रोमीन ऑक्सीडाइज कार्बोनेट रिड्यूस टाइप की तो बात नहीं हो। ब्रोमीन इज नाइदर ऑक्सीडाइज नॉट रिड्यूस्ड, ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एज वेल ऑक्सीडाइज्ड। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि हेलोजन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं, कार्बोनेट के प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, और ऐसा रिएक्शन देता है। तो ये रिएक्शन में ब्रोमीन ब्रोमाइड में गया है और ब्रोमेट में गया है, तो ये अच्छा एग्जाम्पल है डिस्प्रोपोर्शनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप। कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताइए विद 2 × 10⁻² मोलर एक्वस सॉल्यूशन विक मोनोबेसिक एसिड K दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो यहां से H पॉजिटिव निकाल लेना चाहिए या pH निकाल लेना चाहिए। जैसे आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो ERP, ये तो याद रखिए, इस पे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 0.0591 pH होता है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है। हम ये 0.0591 को 0.06 भी यूज करते हैं। pH निकालने के लिए पहले तो H पॉजिटिव निकाल लिया जाए, तो H पॉजिटिव √K × C करेंगे, तो K की वैल्यू आपको दिख रही है 5 × 10⁻², -5, 2 × 10⁻², तो ये 10 × 10⁻7, 10⁻6 हो जाना है, रूट से बाहर आया 10⁻3 हो जाना है, मतलब pH तो 3 हो जाना है, तो यहां रख देते हैं। तो ये -0.06 × 3 -0.18 वोल्ट हो जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल वोल्ट में बताना था, तो ये आंसर कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए आप। 93 है आपका, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर गिवन, और कह रहा है कि इनका रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताइए। आपको पता है कि SRP जितना ज्यादा होगा खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब SRP ज्यादा होना मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर होना ज्यादा। रिड्यूसिंग पावर अगर पूछ रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल इसमें से किसका है देख लिया जाए, ये है जी B का सबसे कम, ये वैल्यू, C के लिए उससे कम, उससे थोड़ा ज्यादा, और A का उससे भी ज्यादा। तो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया B, और उसके बाद C, उसके बाद A। तो आंसर फोर्थ समझ में आता है, 93 का फोर्थ आंसर करना चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। 96 अगर आप देखें तो ये सॉल्यूशन चैप्टर का NCERT का एक ग्राफ है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। वेपर प्रेशर में आपको पता है कि ये जो है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं TF, जब सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। ये लाइन सॉल्वेंट की होती है और ये लाइन सॉल्यूशन की होती है, और ये वो सॉलिड फेज की होती है। तो ये जब हमसे कह रहा है कि कौन सा लाइन है, तो कर्व A to B सॉल्यूशन, A to B ये तो लिक्विड सॉल्वेंट का है, तो गलत है जी। कर्व C to D ये लिक्विड सॉल्वेंट, ये तो सॉल्यूशन का कर्व है जी। कर्व BDE फ्रोजन सॉल्वेंट का है, BDE सही बात है, फ्रोजन सॉल्वेंट का है। कर्व A to B फ्रोजन सॉल्वेंट, A to B तो लिक्विड सॉल्वेंट का है, तो ये भी गलत है। तो आंसर इसका थर्ड समझ में आता है। ये जो लाइन है ना यहां से यहां तक, ये सॉलिड है, आइस है, और ये जो है ये पानी है,
और ये ग्लूकोज डाल दिया है तब, मतलब ये प्योर सॉल्वेंट की लाइन है, ये सॉल्यूशन की लाइन है, और ये जो उसका फ्रोजन स्टेट है उसकी लाइन है। तो ये एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको आता होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मैचिंग का फिर एक क्वेश्चन है जी, वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड, सॉल्यूशन चैप्टर का फिर से एक क्वेश्चन। वांट ऑफ फैक्टर में इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि इनको आप मैच कराइए। तो NaCl का वांट ऑफ फैक्टर जब 100% आयनाइज होगा तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा जी, 2। तो इसका तो फर्स्ट का थर्ड समझ में। Ca3 5 आयन है, 5 हो जाएगा। CaCl2 3 है तो 3 हो जाएगा। AlCl3 4 है तो 4 हो जाएगा। तो A का 3 फर्स्ट ऑप्शन में है, A का 3 हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है। तो 99 का हमको फर्स्ट आंसर करना चाहिए। तो आप मुझे लगता है ये आसान लगा होगा, पूरा पेपर स्टैंडर्ड पेपर था। और फिजिकल केमिस्ट्री इसमें सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस, इक्विलिब्रियम के भी थे। तो जो बेसिक चैप्टर्स हैं, जो एलिमेंट्री चैप्टर्स हैं, उनके क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ये प्रैक्टिस में होना चाहिए। और बाकी सारे क्वेश्चंस लगभग आपने किए होंगे, तो ओवरऑल पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। थैंक यू सो मच।